हेमलता और उमाकांत की बहू राधिका एक विधवा होती है। उसके पति की मौत को 1 साल हो चुका था। राधिका को एक 8 साल का बेटा भी होता है जिसका नाम टोशू होता है। राधिका के सास ससुर ललित की मौत का दोष हमेशा राधिका को ही देते थे और इसी वजह से वो उस पर हमेशा अत्याचार करते रहते। ओ अप्सरा, कहाँ चली? रंजना की शादी में जाने के लिए तुम्हें अनुमति किसने दे दी? क्यों माँ जी, मैंने क्या गुनाह किया है? मैं क्यों नहीं आ सकती रंजना की शादी में? वो तो मेरी सहेली है और उसने हम सबको न्योता दिया है। रोज रोज 1000 बार यही याद दिलाना पड़ता है तुम्हें। अरे तुम क्यों नहीं समझती कि तुम एक विधवा हो और एक विधवा औरत अशुभ होती है। वो किसी भी शुभ काम में अपनी मनहूस शक्ल लेकर नहीं जा सकती। चल जा अभी, जल्दी से टोशू को तैयार कर दे, वरना मैं तेरे गाल को ऐसे लाल, पीला और नीला करूंगी ना कि तू खुद ही अपनी शक्ल पहचान नहीं पाएगी। बेचारी राधिका अपनी सास की बातों को सुनकर चुप हो जाती है और वो उन्हें कुछ नहीं बोलती। राधिका के बेटे टोशू को पढ़ाने के लिए रोजाना होम ट्यूटर विक्रांत आता है। विक्रांत एक बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी होता है और हेमलता और उमाकांत भी विक्रांत को बहुत पसंद करते हैं। चलो टोशू बेटा, जल्दी से ये स्कूल होमवर्क फिनिश कर लो, फिर हम दोनों रीडिंग करेंगे। आज हम वो एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे। ओके सर। विक्रांत बेटा, तुम वाकई में बहुत अच्छे हो। हमारे पोते को कितनी अच्छी तरह से समझा कर पढ़ाते हो। हाँ हेमलता, तुमने बिल्कुल सही कहा। विक्रांत सच में एक समझदार लड़का है। थैंक यू काका जी। एक दिन जब राधिका बाजार से घर लौटती है तभी सास उसके कपड़े देखकर चौंक जाती है। क्या रे बहू, तूने जाते वक्त सफेद कुर्ता और ग्रे लेगिंग पहनी थी ना, और अब आते वक्त ये लाल लेगिंग पहन ली तूने। तुझे मैंने 100 बार कहा है कि एक विधवा के जीवन में सफेद रंग के अलावा कोई और रंग नहीं होना चाहिए। तो तेरी खोपड़ी में ये बात फिट कैसे नहीं होती है? माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं पहना है ये। जब मैं बाजार गई थी तब मेरी लेगिंग पर कीचड़ उड़ गया और वो बहुत खराब लग रहा था, इसीलिए मैंने दुकान में से नई लेगिंग खरीद ली। उसके पास सफ़ेद या ग्रे कलर की लेगिंग नहीं थी, इसीलिए मैंने ये लाल लेगिंग खरीद ली। माफ़ी चाहती हूँ माँ जी। हेमलता, तुम भी किसे समझा रही हो? इसे समझाना मतलब गधे के सामने गीता पढ़ने जैसा है। बहू, ये आज आखिरी बार है जो मैं तुझे बख्श रही हूँ। इसके बाद अगर तूने विधवा होने के नियम कानून तोड़े और हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तो देखना, तेरी खैर नहीं। फिर एक दिन अचानक से उमाकांत की तबीयत खराब हो जाती है। तभी विक्रांत उसके लिए दवाई लाता है और तो और वो उसके हाथ पांव भी दबाता है। अब आपको ठीक लग रहा है क्या काका जी? हाँ विक्रांत बेटा, अब मैं ठीक हूँ। धन्यवाद बेटा। मेरे ललित के बाद मुझे तुम में ही मेरा ललित दिखाई देता है। सच में बेटा, तुम एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो। ऐसे ही एक दिन जब हेमलता रात में पानी पीने उठती है तभी उसे छत पर किसी के हंसने की आवाज़ आती है। हे भगवान, ये क्या? ये आवाज़ तो राधिका बहू की लग रही है, लेकिन वो इतनी रात गए छत पर क्या कर रही होगी? फिर हेमलता छत पर जाती है। तभी वो राधिका को किसी से फोन पर बात करते हुए देख लेती है। अरे बाबा, ये क्या? ये तो यहाँ फोन पे बात करते हुए गुलछर्रे उड़ा रही है। हो ना हो, पक्का इसका किसी के साथ लफड़ा चल रहा है। फिर हेमलता राधिका के फोन को उसके हाथ से छीन लेती है। माँ जी, मैं तो मेरी गांव की सहेली कीर्ति से बात कर रही थी फोन पर।
आप भी ना खामखा शक करती रहती हो। ठीक है, ज्यादा इतराने की कोई जरूरत नहीं है। दिन ब दिन जब जब राधिका घर के बाहर जाती है उसे वापस आने में देर होती है, जिससे उसके सास ससुर को और ज्यादा शक होने लगता है। पापा जी, ये देखिए, रामलाल चौक से मैंने खास आपके लिए ये छोले कुलचे लाए हैं। अरे तेरे छोले कुलचों के नाना के मामा की मौसी के भांजे की टांग, कल मुही करम जली, लुच्ची लोमड़ी, तुझे क्या लगा कि हमें कुछ समझ नहीं आता? तुझे रोजाना बाहर से आने में देर हो रही है। कहाँ मटर गश्ती करने जाती रहती है तू? नहीं माँ जी, मैं तो रोजाना सुबह सवेरे मंदिर, फिर दोपहर में टोशू को स्कूल छोड़ने और शाम को बाजार में सब्जी लाने जाती हूँ। कल से तो मैं घड़ी की तरफ ही नजर अड़ाए बैठूंगी और देखूंगी कि तू कितने बजे आती है। फिर एक दिन अचानक से हेमलता को उसकी सहेली का कॉल आता है। हाँ छगुनिया, बोल, कौन से प्रलय का संकेत देने के लिए फोन किया है तूने? क्योंकि तू जब भी कॉल करती है तब कुछ ना कुछ बुरी खबर ही देती है। भोग अब। अरे हेमलता, मैंने कुछ ऐसा देखा है जिसे देख तुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा बहन। जल्दी से हनुमान मंदिर के पीछे वाली पराक में आ और देख तेरी विधवा बहू रानी क्या गुलछर्रे उड़ा रही है। क्या? फिर हेमलता और उमाकांत उस पार्क में चले जाते हैं। तब वो वहां पर राधिका और विक्रांत को साथ में देख लेती है। उन दोनों को रोमांटिक डेट करते हुए देख राधिका के सास ससुर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा छल! तुमसे ये उम्मीद नहीं थी विक्रांत बेटा, तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया है। और तू कलमुई, तुझे शर्म नहीं आई क्या? एक विधवा होकर तू एक अफेयर कर रही है। छी! अफेयर नहीं माँ जी, मैं और विक्रांत जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ काका जी, हाँ काकी जी, और हम दोनों कुछ गलत नहीं कर रहे। हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं राधिका को टोशू के साथ अपनाना चाहता हूँ। क्यों एक विधवा को फिर से जीवन जीने का कोई हक नहीं है? क्यों आप लोग राधिका को रंग बिरंगी कपड़े पहनने नहीं देते? एक विधवा को प्यार करने का, एक नए सिरे से जीवन शुरू करने का क्यों हक नहीं है? इसका पति गुजर गया, इसमें इसकी क्या गलती है? माँ जी, ललित के जाने के बाद मेरी जिंदगी वही खत्म नहीं होती। मुझे भी जीने का पूरा अधिकार है। मेरे भी कुछ सपने हैं और आप दोनों तो मुझे अपना बेटा मानते हो ना, तो फिर आप दोनों मुझे गलत कैसे समझ सकते हैं? क्या मैं इतना बुरा हूँ? माँ जी, आपके भाई ने भी, यानी घनश्याम मामा जी ने भी मामी जी के जाने के बाद दूसरी शादी की ना, बच्चे किए, तब आपने खुशी खुशी उनका साथ दिया। सच तो ये है कि इस समाज को समझना होगा कि जीवन साथी के जाने के बाद जीवन खत्म नहीं होता है। सबको अपनी लाइफ जीने का पूरा अधिकार है। विक्रांत और राधिका की बातें सुनने के बाद उमाकांत और हेमलता की आंखें खुल जाती हैं। काका जी, अगर मैं सच कहूँ तो आप दोनों भी हम दोनों के रिश्ते से बहुत खुश हैं, लेकिन समाज के खौफ के कारण आप हमें अपना नहीं पा रहे। ललित भी ये कभी नहीं चाहेगा कि राधिका अकेली रहे। हाँ विक्रांत बेटा, राधिका बहू, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे माफ कर दो। मैं राधिका को एक बहू की नज़र से देख रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि किन दुखों और मुश्किलों से जूझ रही होगी इस बेचारी की आत्मा। हम सभी विधवाओं को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं, लेकिन कभी कोई उनके मन को समझ नहीं पाता। हमें माफ़ कर दो बच्चों। फिर उमाकांत और हेमलता उन दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं और विक्रांत और राधिका की शादी करा देते हैं। शादी के बाद राधिका, विक्रांत और टोशू
एक सुखी और खुशहाल जीवन जीते हैं। राज बेबी, हाउ कैन यू डू दिस टू मी? दिन में इससे और रात में मुझसे प्यार, और तुमने शादी भी कर ली। दैट्स नॉट फेयर राज। अरे नॉट फेयर वाली डायन, अपना मुंह बंद कर। और राज, तुम्हें इससे और मुझसे दोनों से एक ही बार में प्यार कैसे हो सकता है? नहीं राज, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। और आराधना तुम्हारी बीवी है ना, तो तुम्हें इससे ही चुनना होगा। ओए डायन आंटी, चल फुर फुर। हाउ डे यू मटर के दाने, तेरा कचुम्बर कर दूंगी मैं। हाँ तो मैं तेरा भरता बना दूंगी, पीपल के पेड़ वाली पीपली का डायन। इनफ इनफ गाइज। अरे यू जंगली बिल्लियों की तरह तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? देखो पीपली का, मैंने आराधना से शादी की थी, लेकिन उसकी बुनियाद झूठी थी। जब मैं रोजाना मोनू को मिलने जाने लगा तो आस पड़ोस वाले आराधना और मेरे रिश्ते पर बुरे बुरे ताने कसने लगे, आराधना के चरित्र पर उंगली उठाने लगे। इसीलिए मैंने एक दिन सभी मोहल्ले वालों के सामने आराधना की मांग भर दी। राज की बातें सुनकर आराधना राज को थप्पड़ मारती है और राज सीधे अपने मुंह के बल गिर जाता है। मर गया रे, लगता है बम की हड्डी पसली एक हो गई। अब मैं गैस कहां से छोड़ूंगा? कमीने, हंस क्या रहा है? उठा मुझे। फिर गज्जू राज को उठा देता है। राज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रिश्ते को झूठ की बुनियाद का नाम देने की? मैं तुम्हारी घरवाली हूं, तो मैं ही तुम्हारे साथ इस घर में रहूंगी। और ये डायन बाहर वाली है, इसीलिए ये बाहर रहेगी। अबे ओ बरगद वाली चुड़ैल, तू निकल यहां से। सबसे ज्यादा राज मुझसे प्यार करता है। नहीं, तू निकल यहां से। तू निकल, तू निकल। दोनों एक दूसरे के बाल नोचने लगती है। तभी गज्जू उन दोनों को रोकता है और कहता है, भाभी नंबर 1 और भाभी नंबर 2, आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, ये जो राज नाम का गधा है ना, वो आप दोनों से ही बेइंतहा, बेशुमार, बेपनाह और बेहद प्यार करता है। अबे ओए बेवकूफ बेअक्ल, क्यों बोर कर रहा है? ओफो, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है। चलो सब लोग मेरे साथ चलो। पीपली का उन सबको एक जगह ले जाती है जहां पर एक लाई डिटेक्टर मशीन होती है, जिसकी सीट पर राज को बिठाया जाता है। राज, इस लाई डिटेक्टर मशीन पर बैठकर तुम्हें जो भी कहना है सच कहना। अगर तुमने झूठ कहा तो तुम्हें करंट लगेगा, और करंट का सबसे ज्यादा प्रेशर तुम्हारे पिछवाड़े पर ही जाएगा। अरे यार, लगता है आज तुम दोनों मेरे बम की ऐसी की तैसी करके ही रहोगी। तो बताओ राज, तुम हम दोनों में से किससे ज्यादा प्यार करते हो, मुझसे या इस डायन से? मैं तुम दोनों से भी बराबरी वाला प्यार करता हूं। मेरे प्यार में कोई खोट नहीं है, कोई धोखेबाजी नहीं है। राज को करंट नहीं लगता। देखा भाभीओ, मेरा भाई आप दोनों से भी प्यार करता है। यस भाभीओ, ओह सॉरी मेरी प्रेमिकाओं, मैं तुम दोनों से भी बराबरी वाला प्यार करता हूं। राज को अब एक जोरदार करंट लगता है। अरे आ आ आ। बाद में, देखो पीपली का, आराधना, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूं, और इस वक्त भलाई इसी में है कि तुम दोनों भी मेरे साथ रहो। पिपलिका और आराधना को राज की बात माननी ही पड़ती है, लेकिन वो दोनों मन ही मन ठान लेती हैं कि अब एक छत के नीचे रहकर वो दोनों राज को अपना बनाकर ही रहेगी। अगले दिन सुबह, राज बेबी, ये लो,
तुम्हारे लिए कॉफी। राज, तुम्हें तो चाय पसंद है ना? ये लो तुम्हारी अदरक वाली चाय। एक तरफ चाय और दूसरी तरफ कॉफी को देखकर राज का सिर चकराने लगता है। राज, इसने इस चाय में चीनी की जगह जहर मिलाया है। तुम मेरी कॉफी पियो। अरे ओए डायन, तू ही पी ले ये अपनी सड़ी हुई अंग्रेजों वाली कॉफी और टॉफी। मेरा पति तो मेरे हाथ की ही अदरक वाली चाय पिएगा, है ना बाबू? मेरा टेडी बेर, मेरा गोलू मोलू, चलो पी लो। नहीं, राज मेरा बेबी है। राज बेबी, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी ही कॉफी पीनी होगी, वरना मैं छत से कूदकर मर जाऊंगी और इस कॉफी में मेरी आत्मा बस जाएगी और फिर तू बन जाएगी कॉफी वाली डायन। स्टॉप इट। मैं चाय और कॉफी दोनों को मिक्स करके पीऊंगा, ठीक है? फिर राज चाय और कॉफी को एक साथ मिलाकर पी जाता है। अब तो ठीक है ना? अब तो तुम दोनों को शांति मिल गई होगी ना? दिमाग का दही कर रखा है सुबह सुबह। तो मैं उस दही की दही कटोरी खाऊं क्या? मुझे दही कटोरी बहुत पसंद है। राज अपना सिर पकड़ लेता है और अपने रूम में चला जाता है। फिर एक दिन जब राज और पिपलिका दोनों फिल्म देखने का प्लान बनाते हैं, तभी वहां आराधना भी आ जाती है। तुम यहां? ऑफ कोर्स, अब जहां जहां मेरा पति जाएगा वहां वहां मैं भी जाऊंगी। राज को वो दोनों एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। वो दिन रात उसके साथ ही रहती थी। एक दिन राज, पिपलिका और आराधना तीनों एक जगह पिकनिक मनाने जाते हैं। तभी वहां पर उनकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर सीधे एक खाई की चोटी पर जा रुकती है। वक्त रहते ही राज लोगों की जान बचाकर सबको बस से बाहर निकालता है, लेकिन अंत में राज आराधना और पिपलिका को बचाने ही वाला होता है। लेकिन उनकी बस टर्न होने की वजह से एक तरफ पिपलिका और दूसरी तरफ आराधना बस के बाहर लटकने लगती है। राज राइट और लेफ्ट दोनों तरफ देखता है। राज, बचाओ मुझे। राज बेबी, प्लीज मुझे बचाओ। ओह नो। आखिर राज के साथ किस्मत ये कौन सा इम्तिहान ले रही है? इस दो राह पर आकर किसे बचाएगा राज? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।